इंटरमीडिएट कॉलेज 50 में ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री में ठोस अवस्था में, जो कि 12th बी का एक चैप्टर है, ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, उस पर एक लेक्चर लेना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, जो पहला चैप्टर है हमारा ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से। ठोस अवस्था हम क्या जानते हैं ठोस के बारे में? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जैसे हमने पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे ठोस क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन ठोस के जो मेन लक्षण होते हैं उन्हें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कोई ठोस है, ठीक है। कोई भी चीज़ ठोस कब होती है उसके बारे में हमको उसके लक्षण पढ़ने बहुत जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा कि ठोस क्या होता है हमको पता है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर केमिकल उसकी स्टेज देखें, उसकी जो पदार्थ की अवस्था होती है, उस आधार पर हम अगर जानना चाहेंगे कि ठोस क्या होता है, तो हमारे पास कुछ लक्षण उसके हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट जीरो तापमान, यानी -273 केल्विन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान में रखें कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? डिग्री सेल्सियस केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसा आप लिखते हैं। जैसे हमें डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, कोई तापमान हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है, उसको अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पर हमने लिखा है एब्सोल्यूट जीरो तापमान, यानी -273 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसको निकालना चाहें तो सीधी सी बात है -273 बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी सीधी सी बात है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास -546 -546 डिग्री सेल्सियस। मतलब यानी डिग्री सेल्सियस में इसका जो माइनस एब्सोल्यूट जीरो तापमान का अर्थ ये हुआ कि -546 डिग्री सेल्सियस पे हम काम कर रहे हैं। तो अब सोचो, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ की एक अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था में हमने देखा है जो जीरो डिग्री सेल्सियस अगर हम बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं, तो पदार्थ क्या हो जाता है? पदार्थ की जो अवस्था होती है वो क्या हो जाती है? जैसे पदार्थ की अवस्था में हमने देखा है कि पदार्थ की अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है, बर्फ हो जाती है। बर्फ बनने का रीजन ये हुआ कि सीधी सी बात ये हुई, अगर कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में आ जाती है तो इसका मतलब सोचो कि -546 डिग्री सेल्सियस पे उस पदार्थ की क्या अवस्था है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ठोस हो जाता होगा कि उसके कोई भी कण मूवमेंट नहीं कर पाते, यानी हिलडुल नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले बोला जाता है कि कोई भी चीज ठोस कब होती है, चाहे वो पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, वो चीज ठोस कब मानी जाती है? जब उसको किस स्थिति में लाया जाए? -273 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर लेके आया जाए। पहली चीज हमें ठोस के लक्षण में ये प्राप्त होगी। दूसरी चीज, अब ठोस के दूसरे लक्षण क्या है? ध्यान दो, ठोस के अगले लक्षण क्या है बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ठोस के अगले लक्षणों में दूसरा लक्षण मैंने लिखा है कि निश्चित नियमित 3D ज्यामिति, यानी ठोस की जो अवस्था है, ठोस की जो अवस्था है वो किसी भी दिशा में है। ये देखो, जैसे मेरे पास 3 डायरेक्शन है, x y z, 3D, निश्चित, नियमित और 3D ज्यामिति। निश्चित यानी ठोसों की एक विशेष लक्षण होता है, यानी जो इसमें अगर ठोसों के कण सपोज में गोले से मानूं तो ये तीनों दिशाओं में क्या होता है? पहले निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि 2 परमाणु के बीच की दूरी अगले 2 परमाणु के बीच की दूरी के बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड निश्चित और नियमित। फिक्स्ड मतलब अपनी जगह है, नियमित मतलब रेगुलर है, यानी ठोस के अगर कोई ठोस अगर इन अवयवी कणों से बना है, सपोज इन गोलों से बना है, यानी ये परमाणु से बना है, जो ठोस के परमाणु होंगे वो सीधे सीधे क्या करेंगे, यानी उनके ठोस के 2 कणों के बीच जितनी दूरी होगी एक साइड से, दूसरी डायरेक्शन में भी उतनी दूरी होगी और तीसरी डायरेक्शन में भी उतनी दूरी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों स्थितियों में ठोस के किन्हीं अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? हमेशा समान होगी। दिस इज कॉल्ड नियमित 3D ज्यामिति।
ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, ठोस के अगला लक्षण क्या है बेटा, अंतरा अणुक दूरी में कमी। अंतरा अणुक दूरी क्या होती है, सपोज किसी कोई ठोस है मेरे पास, ये मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ किस चीज से बना होता है हमें पता है, परमाणु से। परमाणु को हम गोला जैसा दिखाते हैं, ठीक है। परमाणु ये कोई पदार्थ है, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है, परमाणु। परमाणु यानी अब यहां पर क्या लिखा है, अंतरा अणुक दूरी में कमी, यानी दो अणु के बीच की दूरी या दो परमाणु के बीच की दूरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक कण यहां पर है तो ये चाहेगा कि दूसरा कण भी बिल्कुल, अगर उसको फिक्स्ड ज्यामिति बनानी है, निश्चित ज्यामिति बनानी है, यानी फिक्स रहना है, तो दो कणों के बीच की दूरी कम से कम रखी जाए, दो कणों के बीच की दूरी कम से कम रखी जाए, यानी बहुत कम डिस्टेंस में आपस में रहे होंगे, जिस वजह से क्या करेगा, यह एक ठोस का रूप धारण कर लेगा। तीन चीजें करते हैं। अगला, प्रबल अंतर आणविक बल। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया कि अभी तक मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे जो ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस एक पदार्थ है मेरे पास, ये मेरे पास कोई एक ठोस पदार्थ है। हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है परमाणु, ठीक है, परमाणु अणु, ठीक है, परमाणु अणु, ठीक हो गया। सबसे सूक्ष्म इकाई होगी परमाणु। ये मेरे पास कोई परमाणु लगे पड़ा है इस ठोस के अंदर, तो यहां पर मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या था, प्रबल अंतरा आणविक बल, यानी ठोस के दो परमाणु के बीच फोर्स यानी बल इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो मूवमेंट ना कर पाए। अगर वो मूवमेंट कर जाएगा तो ठोस के लक्षणों को उतने अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाएगा, यानी जो प्योर सॉलिड होंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रबल अंतरा आणविक बल होना चाहिए, यानी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठोस कहला रही है, इसका मतलब दो परमाणु के बीच बहुत ज्यादा ऐसा फोर्स, इतना ज्यादा फोर्स होना चाहिए कि ये परमाणु ये अपनी जगह से हिल ना पाए। अगला, नियमित आयतन आकार एवं आकृति, ये तुमने पढ़ाई है, जो ठोसों का जो आयतन और आकार एवं आकृति क्या होती है, रेगुलर होती है, ठीक हो गया। ये तो हमारे आगे ठोस के लक्षण। ठोस के लक्षण एक बार फिर से समझ लिया बेटा, जैसे ठोस, कोई भी चीज ठोस कब होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर अगर कोई चीज होती है, जैसे कि हम जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तीनों अवस्थाओं में ध्यान रखना, ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये अवस्था ये टेम्परेचर के आधार पर है। अगर हम तापमान कितना करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, यानी -273 केल्विन अगर हम टेम्परेचर करते हैं, तो इन तीनों पदार्थ की अवस्था सीधे सीधे ठोस में चेंज हो जाएंगी। -273 केल्विन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि -273 यानी -546 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात कितनी होगी, -546 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये, ठीक है, -546 डिग्री सेल्सियस में कोई भी चीज, अब हम जहां तक हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कोई भी चीज क्या हो जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अगर मैं -546 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, अगर कोई भी पदार्थ की किसी भी अवस्था को -546 डिग्री तक लेके आऊं, तो ऑटोमेटिकली उसको ठोस ही हो जाना है, ठीक है। अब ये ठोस की अवस्था। अगला है इसमें निश्चित नियमित 3D ज्यामिति, यानी एक्स वाई जेड दिशा में अगर हमारे पास किसी ठोस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अगर हम परिकलन करें, तो जो ठोस के अवयवी कण है, ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु क्या होंगे, एक्स जेड, एक्स दिशा में भी, वाई दिशा में भी, जेड दिशा में भी उनके जो अवयवी कणों का अभिविन्यास होगा, यानी 3D ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित होगी, नियमित होगी। निश्चित का मतलब ये होगा कि कण फिक्स रहेंगे हर दिशा में। नियमित का मतलब ये हुआ कि भैया दो कणों के बीच की जितनी दूरी एक्स डायरेक्शन में है, वही दूरी वाई डायरेक्शन में भी रहेगी और वही दूरी जेड डायरेक्शन में भी रहेगी। इसको बोलते हैं नियमित, ठीक है। अगला, अंतरा आणविक दूरी में कमी, यानी ठोस के कणों, जो ठोस के मेन कण होते हैं, ठोस कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें जो अंतरा अणुक दूरी में कमी, इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु है, परमाणु के बीच की दूरी बहुत कम से कम होनी चाहिए, ताकि वो एक बाइंडिंग फोर्स, यानी जो भी अगर हम नॉर्मल केस में हम देखें तो वंडर वाल्स फोर्स या कोई भी किसी कोवेलेंट फोर्स, जो भी जिस फोर्स से जुड़े होंगे, जिस फोर्स से दो परमाणु के बीच ये क्या होना चाहिए, अंतरा आणविक दूरी में बहुत कमी होनी चाहिए, यानी जितनी कम दूरी होगी उतना आपस में वो एक दूसरे से चिपके रहेंगे। अगला, प्रबल अंतरा आणविक बल, दूसरी चीज हुई आ गई, दो परमाणु के बीच की दूरी, यानी दो परमाणु के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, ये कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा फोर्स एक्टिव होना चाहिए इसमें। नियमित आकार, नियमित आयतन, आकार एवं आकृति, ये समझ गए हो। ठोसों का क्या होता है, नियमित क्या होता है, आयतन होता है, आकार होता है, आकृति होती है, ठीक हो गया। अब अगला आ जाता है ठोस के प्रकार में। जैसा कि ठोस के प्रकार में अवयव कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम में ठोस दो प्रकार का। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना।
अवयवी कणों की व्यवस्था के उपस्थित क्रम में ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवयवी कणों के व्यवस्था के क्रम में ठोस दो प्रकार के होते हैं। यानी अब अवयवी कण क्या हुआ, कोई पदार्थ है, पदार्थ का अवयवी कण क्या हुआ बेटा, जिससे वो बना है, उसकी मूलभूत इकाई यानी परमाणु या अणु, परमाणु या अणु। ठीक है, किसी ठोस का जो अवयवी कण है वो क्या होगा, परमाणु या अणु। अवयवी कणों की व्यवस्था, अगर अवयवी कणों की व्यवस्था मैं किस हिसाब से करूं कि एक ठोस बन जाए, उस आधार पर मेरे पास दो तरह के ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। देखो क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा है, दूसरा लिखा है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये प्रॉपर्टीज मेरे पास है। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हमको समझने से पहले एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कोई आयरन की रॉड होगी, लोहा हो गया मेरे पास, ठीक है, ये मान के चलो। अब अक्रिस्टलीय ठोस में मान के चलो तुम रबर, मेरे पास दो तरह के ठोस है, एक लोहा है एक रबर है, दोनों ठोस है, दोनों में कितना अंतर है देखो, और वो अंतर ही क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय चीजें बता रहा है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस का सीधे सीधे एक एग्जांपल पढ़ो तुम, लोहा, ये मेरे पास एक लोहे के परमाणु का अभिविन्यास है। अब यहीं पे मैं एक रबर है मेरे पास, उसके परमाणु का अभिविन्यास भी रख दे रहा हूं। देखो इन दोनों में जो अंतर होगा वही क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर होगा। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले लिखा है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस में कहते हैं लोहा, बेटा लोहा क्या होता है, बहुत ज्यादा ठोस होता है, यानी इतनी आसानी से नहीं टूटता है। इसका मतलब यह है कि उसके कण क्या है, फिक्स्ड है, उसके कण क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये लोहे का था, ये लोहे का था। यहां पर क्या होगा, अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित होता है। अवयवी कण क्या होंगे, देखो ये 3D ज्योमेट्री अगर इसकी हम बनाए हैं तो तीनों दिशाओं में जो अवयवी कण है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या परमाणु है, ये क्या होंगे, अपनी जगह पे फिक्स्ड होंगे, जिसकी वजह से वो हिल ना पाए। इसलिए बहुत अच्छा ठोस कहलाता है, बहुत अच्छा ठोस का मतलब क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दूसरा अब देखो, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कण क्या हो रहे हैं, व्यवस्थित रूप में चल रहे हैं। व्यवस्थित रूप में मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन, इसके वाई डायरेक्शन में चलो, इसके जेड डायरेक्शन में चलो, तीनों दिशाओं में अगर चलोगे तो कणों के बीच की जो दूरी आ रही होगी बिल्कुल समान आ रही होगी, इसे कहते हैं अवयवी कणों का निश्चित क्रम। अब दूसरे केस में एमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया रबर आपको। रबर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, इस तरह के ठोसों में जो अवयवी कण है, इनकी व्यवस्था का क्रम निश्चित नहीं होता है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इसलिए ये बहुत अच्छा ठोस नहीं माना जाता है। ठोस तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए यह क्रिस्टलीय है। आई बात समझ में। दूसरी चीज है बेटा दीर्घ पराश्रयी क्रम। देखो दीर्घ पराश्रयी क्रम और कम दूरी का क्रम। दीर्घ पराश्रयी क्रम का मतलब ये हुआ, जैसे देखो अब क्रिस्टलीय ठोसों की एक और प्रॉपर्टी है दीर्घ पराश्रयी क्रम। दीर्घ पराश्रयी क्रम का मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु का क्रम है, परमाणु देखो इन दोनों, देखो दो परमाणु के बीच की दूरी सपोज 1 नैनोमीटर है, इन दो परमाणु के बीच की दूरी 1 नैनोमीटर है, अगले दो परमाणु के बीच की दूरी 1 नैनोमीटर है, तो ये क्रम बहुत लंबे समय तक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि क्रम निश्चित है, क्रम निश्चित है, फिक्स है, दीर्घ पराश्रयी क्रम। यानी अवयवी कणों के बीच का जो क्रम है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, लॉन्ग टर्म तक बना रहता है। दिस इज कॉल्ड दीर्घ पराश्रयी क्रम। लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला जाता है इसको इंग्लिश में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब इस तरह का क्रम लगातार मिलता रहेगा हमको। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, अब दूसरी तरह अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, कम दूरी का क्रम। कम दूरी का क्रम का अर्थ ये हुआ कि ये क्रम बहुत जल्दी टूट गया। देखो इन दोनों के बीच की दूरी 1 नैनोमीटर था, ये बढ़ गया 2 नैनोमीटर आ गया, ये कम हो गया 0.5 नैनोमीटर आ गया, ये कम हो गया। अरे बात समझ में। ये इससे क्या होगा कि ये जो क्रम है इसमें टूट गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कम दूरी का क्रम। अगली चीज तीव्र गलनांक। अब तीव्र गलनांक का मतलब क्या होता है, देखो अब जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका जो गलनांक है तीव्र गलनांक। अब तीव्र गलनांक को भी ध्यान से समझना। तीव्र गलनांक का मतलब क्या होता है,
देखो तीसरा जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है तीव्र गलनांक, तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है तीव्र गलनांक, ठीक है। और यहां पर लिखा है अतीव्र गलनांक। तीव्र गलनांक का मतलब क्या होता है, इस तरह के ठोस जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसको क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे लोहा है, जितनी स्पीड से वो गर्म होता है उसी स्पीड से होता है ठंडा भी होता है, ठीक है। अतीव्र गलनांक मतलब इसका क्रम निश्चित नहीं है, यानी सीधी सी बात है, ये बहुत जल्दी भी गर्म हो सकता है, बहुत आसानी धीरे धीरे गर्म होता है, और उतनी आसानी से क्या होता है, बहुत उतनी धीरे धीरे से क्या होता है, ठंडा भी होता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, इसमें डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी इसी में क्या है बेटा, देखो देखो जो क्रिस्टली ठोसों की जो प्रवृत्ति है विषम दैशिक प्रकृति, और यहां पर लिखा है मैंने समदैशिक प्रवृत्ति। विषम दैशिक प्रवृत्ति यानी एनाइसोट्रॉपी, और यहां पर हो गया आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी। अब ये क्या होता है, देखो सपोज मेरे पास कोई ठोस था, जैसे यही ठोस है, जैसे मेरे पास एक क्रिस्टली ठोस है, ये मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन ठोस है, ये अक्रिस्टलाइन ठोस है। अब इसमें मेरे को देखना है विषम दैशिक प्रकृति और दैशिक प्रकृति, यानी हमारे पास क्या है, अगर हम तीनों दिशाओं में देखें, ये मेरे पास तीन डायरेक्शंस हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और ये तीन डायरेक्शन है अमोर्फस यानी अक्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो विषम दैशिक प्रकृति का मतलब, एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे यानी भौतिक गुण, यानी किसी ठोस के भौतिक गुण, भौतिक गुण के अंतर्गत जैसे मैंने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, एक भौतिक गुण इसका ये हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यानी अगर मैं इस ठोस को गर्म करूंगा, अगर इस ठोस को गर्म करूंगा और इस ठोस को गर्म करूंगा, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो बेटा ये ऑर्डर है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन पे ऑर्डर जा रहा है, देखो वाई डायरेक्शन पे ऑर्डर जा रहा है, जेड डायरेक्शन पे ऑर्डर जा रहा है, यानी क्योंकि कण फिक्स्ड है इसलिए एक्स वाई और जेड में जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट। देखो सपोज मैं इस डायरेक्शन चल रहा हूं, यहां पर दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जा रही है, इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, क्या हो जा रहा है, कणों की बीच की दूरी कम है, इस डायरेक्शन पे कणों के बीच की दूरी अलग आ रही है, यहां पे कणों के बीच की दूरी अलग आ रही है। तो अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर नापना चाह रहा हूं, कितना गलनांक इसका है, तो हर दिशा में टेम्परेचर अलग अलग तरह से फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विषम दैशिक प्रकृति एनाइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी के केस में क्या है, देखो आइसोट्रॉपी मतलब कभी न कभी इस तरह का अरेंजमेंट इसमें मिल जाएगा, जैसे यहां पर सपोज इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कुछ थी, तो इस डायरेक्शन में गया तो यहां पर बढ़ गई, लेकिन क्योंकि यहां पर कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित नहीं है, तो क्या पता ये कण इस डायरेक्शन वाला जो ये कण है, सपोज ये दोनों इन दोनों कणों के बीच की दूरी 2 नैनोमीटर थी, तो यहां पर भी कहीं पे गलती से अगर यहां पर कण आ गया, क्योंकि कणों का आकार के कणों का विन्यास अनिश्चित है, तो इस तरह की प्रकृति हमको मिल सकती है कि यहां पर भी कोई कण आ जाए, और इससे क्या होगा कि उसकी जो प्रकृति होगी यानी हर डायरेक्शन में उसका टेम्परेचर वगैरह जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी है वो क्या होगी, एक समान रहेगी। ठीक है।